नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और भाजपा सांसद इटला राजेंद्र आज न्यायमूर्ति पीसी के समक्ष पेश हुए। घोष आयोग जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है। राजेंद्र, जिन्होंने 2014 और 2019 के बीच बीआरएस सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था, बिहार के भवन में आयोग के सामने पेश हुआ। आयोग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गोदावरी नदी पर बनी परियोजना में कथित अनियमितताओं की जाँच के तहत उनसे पूछताछ कर रहा था। राजेंद्र से परियोजना के निर्माण और धन जारी करने के लिए कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में पूछताछ की जाने की संभावना है। उन्होंने बीआरएस के दूसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया था, लेकिन तत्काल मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा जमीन हड़पने के आरोप में उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिए जाने के बाद 2021 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए। हडरा ने आज पटनी में अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। एजेंसी ने एक तूफानी पानी के नाले पर बने व्यावसायिक ढांचे को हटा दिया है। मूल रूप से 70 फीट नियंत्रित अतिक्रमण की वजह से घटकर सिर्फ 15 से 18 फीट रह गया था। पयोग कॉलोनी, पटनी कंपाउंड, पटनी कॉलोनी, विमान नगर, BHEL कॉलोनी और इंद्रम्मा नगर के निवासियों द्वारा अपने क्षेत्र में लगातार बाढ़ आने की कई शिकायतों के बाद हडरा आयुक्त ने एक क्षेत्रीय निरीक्षण किया। एजेंसी ने अलवल में चिनारी कुंडा झील पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। एजेंसी ने चिनारी कुंडा झील के फुल टैंक लेवल पर बनी 3 इमारतों को भी ध्वस्त कर दिया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष किरी रामाराव ने पार्टी कार्यकर्ता विश्वनाथ बाबिया के शव को स्वदेश लाने में मदद की, जिनकी सऊदी अरब में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, ताकि उनके शोकाकुल परिवार को अंतिम संस्कार करने का मौका मिल सके। बीआरएस कार्यकर्ता के परिवार ने संकट के समय में उनके समर्थन के लिए रामाराव और अजय यादव को धन्यवाद दिया है। शाननगर निर्वाचन क्षेत्र के बीआरएस के कट्टर समर्थक बाबिया कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद 1 साल पहले आजीविका के लिए सऊदी अरब चले गए थे। 27 मई को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। सऊदी अरब के नियमों से परेशान बाबिया के परिवार को डर था कि उन्हें आखिरी बार नहीं देख पाएंगे। पूर्व विधायक अजय यादव ने इस मामले को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के ध्यान में लाया। उन्होंने तुरंत विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया और भारतीय दूतावास को आवश्यक विवरण प्रदान किया। विदेश यात्रा पर रहते हुए भी वो स्थिति की निगरानी के लिए परिवार और पार्टी नेताओं के संपर्क में रहे। उनके हस्तक्षेप की वजह से बाबिया का शव गुरुवार को उनके पैतृक गाँव पहुँचा, जहाँ उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया। साइबराबाद के सोराराम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कैसरगंज में गुरुवार रात को तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब स्थानीय लोगों ने खुद को गौरक्षक बता रहे 2 लोगों को खंजर लेकर घूमते पकड़ लिया। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह घटना मध्यरात्रि के आसपास हुई, जब स्थानीय पशु व्यापारियों ने कुछ लोगों को संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा और बाइक पर सवार 2 लोगों को पकड़ लिया। लोगों ने इसकी जानकारी सोराराम पुलिस को दी और एक गश्ती गाड़ी वहां आ गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बालकमपेट के रहने वाले ये 2 लोग मवेशियों की कथित बिक्री के बारे में पता चलने के बाद खैसर नगर गए थे। उनकी बाइक की तलाशी लेने पर एक बड़ा खंजर बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। बाकी लोग मौके से फरार हो गए। महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में राज्य की राजनीति में ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते राज्य में बड़ी हलचल की उम्मीदें देखी गई हैं। इसी सिलसिले में अब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच गठबंधन की संभावनाएं पैदा हो गई हैं। AIMIM की महाराष्ट्र यूनिट ने संकेत दिया है कि वो आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन करेगी। कुछ समय पहले विधायक आदित्य ठाकरे ने राज्य की भलाई के लिए सभी दलों से एक साथ आने की अपील की थी, जिसके बाद अब MIM ने गठबंधन को लेकर पॉजिटिव साइन दिया है। MIM के मालेगांव विधायक ने कहा कि वो चाहते हैं कि ठाकरे और ओवैसी साथ आएं, क्योंकि उनके लिए धर्म कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि विकास के मुद्दों पर चर्चा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें विकास के मुद्दे पर बुलाता है तो वो खुद आगे बढ़ेंगे। हालांकि गठबंधन पर आखिरी फैसला MIM का ही है। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता वी श्रीनिवास गौड़ ने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने की वजह से सरकारी कर्मचारियों के साथ विश्वासघात करने के लिए कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लंबित कर्मचारी मुद्दे, खासकर महंगाई भत्ते, बकाया और सेवानिवृत्त लाभों को हल करने में राज्य मंत्रिमंडल की विफलता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 5 DA बकाया थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 1 ही जारी किया है। 6 महीने बाद एक और DA देने का वादा करना धोखे से कम नहीं है। उन्होंने DA भुगतान, सेवानिवृत्त बकाया और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने सहित सभी वादों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। श्रीनिवास गौड़ ने एक बयान में कहा है कि पूर्ण सेवानिवृत्त लाभ में देरी विश्वासघात है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहले 500 करोड़ रुपए मासिक आवंटन करने का वादा किया था, लेकिन उसने धन जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि सरकार ने 700 करोड़ रुपए प्रतिमाह जारी करने का वादा किया था, लेकिन कर्मचारियों को कोई गारंटी नहीं है।
कार्टेज खनन क्षेत्र में अनियमितताओं से जुड़े पूर्व मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आज सुबह सर्किल इंस्पेक्टर ने जिला जेल का दौरा किया, जहां काकानी की मेडिकल जांच की गई। पूर्व मंत्री की हिरासत के जवाब में अधिकारियों ने जेल में सुरक्षा के कड़े उपाय लागू किए हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि काकानी को जेल से कृष्णापट्टनम पोर्ट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उनकी हिरासत 3 दिन तक चलने वाली है, जो इस महीने की 8 तारीख को शाम 5 बजे समाप्त होगी। मामले की चल रही जांच में काकानी को A4 के तौर पर संदर्भित किया गया है। पुलिस ने नेल्लौर कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें मामले के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए काकानी की हिरासत की मांग की गई है। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि जांच वकील की मौजूदगी में की जानी चाहिए। चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के सिलसिले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। FIR में गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं कर्नाटक CM ने गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। इसी आदेश के तहत पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से RCB के मार्केटिंग हेड निखिल को गिरफ्तार किया है। खबर है कि 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सभी से कब्बन पुलिस थाने में गहन पूछताछ की जा रही है। RCB द्वारा पहली बार IPL का खिताब जीतने की जश्न में शामिल होने के लिए बुधवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों की संख्या में प्रशंसक उमड़ पड़े थे। इस दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य लोग घायल हुए थे। मामले को जांच के लिए SIT को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस निरीक्षक की शिकायत के बाद कब्बन पार्क थाने में FIR दर्ज की गई। FIR में RCB को आरोपित नंबर 1, DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित नंबर 2 और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ प्रशासनिक समिति को आरोपित नंबर 3 बनाया गया है। वहीं FIR में दावा किया गया है कि कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। RCB, DNA इवेंट मैनेजमेंट फर्म और राज्य क्रिकेट संघ ने आवश्यक अनुमति के बिना जीत का जश्न मनाया। RCB ने कहा है कि वो अपने खिलाफ दर्ज FIR के बाद कानूनी कार्रवाई में सहयोग करेगा। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। खड़गे ने आगे कहा है कि हमने किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और हमारी अगली कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के मुताबिक होगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा चाहती है कि CM, DCA और गृह मंत्री इस्तीफा दें, इसलिए उसी तर्क के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। पहलगाम हमले के लिए अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। विदेश नीति की विफलता के लिए जयशंकर को इस्तीफा देना चाहिए और पूरे देश को गुमराह करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। जिम्मेदार ऑफिसर है, उनको हमने सस्पेंड किया है। कोई बलि का बकरा नहीं है। जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स जो है उनकी जिम्मेदारी होती है। जो ऑफिसर्स है वो उनको थोड़ा और ये सावधानी परखना था करके सब लोगों का ये है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी है, तो जो उसमें सबूत बाहर निकलेगा उसके आधार पे हम एक्शन लेंगे। भाजपा वालों ने कहा है कि CM और DCM भाजपा नहीं, सी अगर भाजपा बोल रही है कि इस इंसिडेंट पे होम मिनिस्टर, CM और DCM रिज़ाइन करना है, तो उसी मानदंड पे, उसी रूल के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी का पहले लीजिए, पहलगाम इशू के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी का लीजिए, फॉरेन पॉलिसी फेलियर के लिए जयशंकर जी का लीजिए, और जिन्होंने पूरे देश को भटकाया प्रधानमंत्री, उनका भी राजीनामे लीजिए। एक रूल हमारे लिए, एक रूल उनके लिए नहीं होता भाजपा के लिए। सॉरी, कुंभ मेला was not a stampede. 120 people died, or we don't know. We are a responsible government. We are owning up responsibility. I'm coming and talking in front of the media. The CM is addressing the media. We are not hiding casualties. We are not shying away from our responsibilities. What happened in Kumbh Mela? That was not a stampede. Then why nobody asked the resignation? And terrorists come into India, shoot down 26 people, and the terrorists, we don't know where the terrorists are. And that time nobody asked the resignation for Home Minister Amit Shah ji. We are owning up responsibility. Yes, we could have planned better, we could have done things better, and we are looking into it. We are not shying away from our responsibilities like other governments. हाई कोर्ट ने PIL नहीं किया है। देखिए जो भी है, whatever court asks, we will submit the materials that is available to us. See, what is the options? Tell me. See, the duty to maintain law and order is that of the Department of Home. If there have been any lapses from the local officers, they have been pulled up. So now you're actually telling us that what we are doing also is wrong. Means what should we do? You tell us what should be done.
You can't simply, because we are taking action also, you cannot say that you should not have taken action. No? तो कुमारस्वामी कह रहे हैं कि सीएम को दम रखो, डीसीएम को कैबिनेट से ऊपर। ये जो कांग्रेस की सरकार चल रही है वो हमारी पार्टी के डिसीजन से चलता है, जेडीएस और बीजेपी के डिसीजन से नहीं। एमएनएम के अध्यक्ष और अभिनेता कमल हासन ने डीएमके अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन की उपस्थिति में तमिलनाडु सचिवालय में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। डीएमके सहयोगी, सीवीके नेता, एमडीएमके नेता और तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद थे। डीएमके द्वारा मक्कल निधि मय्यम को एक राज्यसभा सीट आवंटित करने के बाद इसके संस्थापक और अभिनेता कमल हासन को पहले संसद के उच्च सदन के लिए उम्मीदवार नामित किया गया था। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में प्रत्येक उम्मीदवार को राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 34 वोटों की आवश्यकता होती है। डीएमके की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक सलमा, एडवोकेट पी सलवन और एसआर शिवलिंगम उनके उम्मीदवार हैं। अभिनेता कमल हासन ने 2018 में मदुरई में एक सार्वजनिक बैठक में मक्कल निधि मय्यम की शुरुआत की थी। मक्कल निधि मय्यम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लिया, बल्कि राज्य के डीएमके के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार किया। बदले में डीएमके ने पार्टी के लिए राज्यसभा सीट का वादा किया था। मक्कल निधि मय्यम ने 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में 2.62% वोट हासिल किए थे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।